हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों। ये है हमारे जावा ऊप्स विद जावा का लेक्चर 6। और इससे पहले हम लेक्चर में अपने एरे, स्ट्रिंग और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का ओवरव्यू ले चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ मेथड इन जावा। ठीक है, हम मेथड्स मतलब फंक्शंस जो है जावा के अंदर देख चुके हैं, लेकिन जो कि क्लास के अंदर हमारे जो मेथड्स होते हैं उनको देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे मेन जो था वो ये एक्सेस स्पेसिफायर था। इसे हमें अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि ये आपका 7 नंबर में आ सकता है मेथड के साथ। तो आपको है ना सारे जो चीज़ें हैं इनको डिफाइन करके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मेथड इन जावा। बिल्कुल मेथड फंक्शन की तरह ही होते हैं। अब मेथड इज़ अ रीयूजेबल कोड ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो मेथड को आप ये समझ सकते हो जैसे कि आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि सिर्फ एक टास्क के लिए लिखा गया है। ठीक है, बाय कॉलिंग और इन्वोकिंग इट, अगर आप उसे कॉल करोगे तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। वी एग्जीक्यूट इट्स फंक्शनैलिटी विदाउट नीडिंग टू री राइट द कोड। ठीक है, अगर आपको उसे वापस से यूज़ करना है तो आपको उसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसे एक बार कॉल करो और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस प्रमोट कोड रीयूजिबिलिटी। जिस ये क्या करता है, कोड रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता है। ईजी मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर एंड एनहेंस कोड रीडेबिलिटी। जब आपके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग लिखे होते हैं तो आपको इजीली रीड करने में भी आपको आसानी होती है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा मेथड डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है। इसको ही आप यूज़ करोगे जब आप मेथड को डिक्लेयर करोगे। तो सबसे पहले आपको एक एक्सेस स्पेसिफायर देना होता है, जो कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, या फिर आप कोई भी नहीं दो तब भी चलता है। ठीक है, सेकंड होता है रिटर्न टाइप। आपका जो डेटा है वो किस टाइप का रिटर्न होगा। ठीक है, मेथड से जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया एडिशन का जो कि दो दो इंटीजर को ऐड करके रिटर्न करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा। क्यों, आपका जैसे कि 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 क्या हमारा एक इंटीजर है, तो ये एक होगा रिटर्न टाइप। अगर कोई आपका डेटा रिटर्न नहीं हो रहा तो आप वॉइड लगाओगे। अगर कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये होता है रिटर्न टाइप। आपने पहले भी सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा रिटर्न टाइप, बिल्कुल सेम है उसी की तरह। तो नेक्स्ट है हमारा मेथड नेम। आपको कुछ फंक्शन का नाम तो देना ही पड़ेगा ना, जो भी आपका यूनिक सा नेम है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर है पैरामीटर लिस्ट। जो भी आपके जो पैरामीटर्स होंगे जो आप पास करोगे उसके अंदर डेटा, वो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोगे। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं मेथड हेडर। ठीक है, और अगर आप मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट को मिला दें तो ये बनता है आपका मेथड सिग्नेचर। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी पेपर के अंदर मेथड आए तो आपको ये जरूर बना के आना है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, सो एक्सेस स्पेसिफायर को मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर इज अ एक्सेस टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, इसका ये क्या है, एक एक्सेस टाइप है कि आप कैसे मेथड को एक्सेस कौन कौन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इट स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ मेथड। जावा प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। जावा के अंदर 4 टाइप के हैं। पहला है हमारा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, तो पब्लिक का क्या होता है, पब्लिक जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है हर कोई इसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। द मेथड इज एक्सेसिबल बाय ऑल क्लासेस वेन एवर वी यूज पब्लिक स्पेसिफायर इन अवर एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी क्लास इसे यूज कर सकती है। सेकंड है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, हमारा नाम से पता चल रहा है प्राइवेट है। व्हेन वी यूज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर द मेथड इज एक्सेसिबल ओनली इन द क्लासेस इन विच इट इज डिफाइंड। ठीक है, जिस क्लास में ये डिफाइंड होगा उसी क्लास वही क्लास इसे यूज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड देखो, when we use protected specifier the method is accessible within the same package or subclass in a different package। ठीक है, तो देखो ये पैकेज को हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो ये मतलब पैकेज का अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये जो मेथड है ये किसके अंदर स्पेसिफाइली एक्सेसिबल होती है। एक तो पैकेज के अंदर और सब क्लासेस किसके, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर। ठीक है, तो देखो द सेम पैकेज और द सब क्लास इन अ डिफरेंट पैकेज, मतलब अलग अलग पैकेज के अंदर जो आपके सेम पैकेज होंगे या फिर सब क्लासेस होंगी उनके अंदर ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्या है डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो। ठीक है, व्हेन वी डोंट यूज एनी एक्सेस स्पेसिफायर या मेथड डिक्लेरेशन जावा यूजेस डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द सेम पैकेज ओनली। ठीक है, वो सिर्फ सेम पैकेज के लिए विजिबल होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। स्टैटिक मेंबर बिलोंग्स टू क्लास
कि स्टैटिक मेंबर जो होता है हमारा सीधे क्लास से बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास के अंदर आपने स्टैटिक मेंबर को डिफाइन कर दिया, ठीक है, फिर आप उसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ तो कर सकते हो स्टैटिक मेंबर्स को, लेकिन वो जो आपका स्टैटिक मेंबर होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, दे शेयर्ड अमंग ऑल द इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि हर एक इंस्टेंसेस ऑफ क्लास मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर रहेगा, लेकिन वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेसिबल डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम विदाउट नीडिंग टू इनिशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। आप सीधा क्लास नेम का यूज़ करके भी स्टैटिक मेंबर को यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करो। ठीक है, इसका जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेंबर का एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास काउंटर। यहाँ पे हमने क्लास बनाई हुई है काउंटर, और इसके अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है प्राइवेट, और इसके अंदर हमने एक स्टैटिक इंटीजर यानी कि स्टैटिक मेंबर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। सो काउंट जो है हमारा स्टैटिक डेटा है, ठीक है, स्टैटिक मेंबर है। सो काउंट की वैल्यू 0 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब देखो, अब है ना, हम इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने पब्लिक क्लास के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है C1 C2 C3, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किसे यूज़ करा होगा, स्टैटिक इंटीजर को यूज़ तो करा होगा, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट की अगर आप मेमोरी देखोगे C1 C2 की, तो उसके अंदर कहीं पर भी ये जो स्टैटिक काउंट है आपका, ये स्पेसिफाई नहीं होगा। ठीक है, ये सीधे क्लास की मेमोरी के अंदर स्पेसिफाई होगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये है पब्लिक काउंटर। ये जो है ये आपका कंस्ट्रक्टर है, जो आपका क्लास के अगर क्लास और अगर आपके मेथड का सेम नेम होता है तो वो आपका कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रक्टर को आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक मैं आपको है ना स्टार्टिंग देना चाहता था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हमारा स्टैटिक एक मेथड है। ये देखो, स्टैटिक मेंबर के अंदर पहला होता है स्टैटिक डेटा, जो कि हमारा ये हो गया, और नेक्स्ट होता है स्टैटिक मेथड, जो कि हमारा ये हो गया। ठीक है, स्टैटिक मेथड में हम बस स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे और वो जो मेथड है उसे डिफाइन कर देंगे। तो देखो, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी आपकी काउंट होगा। तो यहाँ पे आपका काउंट इंक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप कॉल हो जाता है, जब भी आपका जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काउंट है हमेशा बढ़ेगा जैसे ही आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने C1 बनाया, C2 बनाया, C3 बनाया, 3 बार बनाया, तो आपका जो काउंट है वो 3 बार बढ़ रहा होगा यहाँ पे काउंट। तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या करेगा, गेट काउंट रिटर्न करेगा काउंट को। तो हमने यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एलियन कर दिया क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंटर डॉट गेट काउंट, यानी कि इस वाले मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है गेट काउंट को, और ये रिटर्न करेगा क्या, 3। सो देखो, यहाँ पे मैं अगर आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नंबर ऑफ काउंटर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय 3। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। सो ये जो था हमारा, ये था स्टैटिक मेंबर्स। सो आपको ना इतना ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपके पेपर में बस आप ये अगर 3 पॉइंट लिखाओगे और एक एग्जाम्पल लिखाओगे ना, तो आराम से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो फाइनल मेंबर्स, अगर आपको लग रहा है ना यार बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो देखो, आपने अगर जावा नहीं पढ़ी है तो समझ इतना नहीं आ पाएगा। ठीक है, अभी पर आपको अगर आपको बेसिक पता चल गया बहुत है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइनल मेंबर्स। अब फाइनल मेंबर्स क्या होते हैं, नाम से बताता हूँ आपको। फाइनल मतलब कि एक बार जो चीज़ फाइनल हो चुकी है वो की चेंज नहीं होगी। ठीक है, फाइनल मेंबर्स आर कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज वंस इनिशियलाइज। जब आप इसे एक बार इनिशियलाइज कर दोगे किसी वैल्यू से, तो आप बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, फॉर वेरिएबल्स ये 3 होते हैं, देखो, फाइनल वेरिएबल होते हैं, फाइनल मेथड्स होते हैं, और फाइनल क्लासेस होती हैं। ठीक है, फॉर वेरिएबल्स वंस अ फाइनल वेरिएबल इज असाइंड अ वैल्यू इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। ठीक है, जब आपने एक बार असाइन कर दी वैल्यू तो वापस रीअसाइन नहीं होगी। ठीक है, फॉर मेथड्स, अब फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई किसी सब क्लास के, जो भी अगर आपने कोई मेथड बना दी तो किसी और क्लास के अंदर अगर आप वो मेथड बना के उसे चेंज करते हो तो चेंज नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, फॉर क्लासेस, अगर आप क्लास की बात करें तो फाइनल क्लास कैन नॉट बी सब क्लास। आपकी कोई भी क्लास अगर आपने फाइनल कीवर्ड से यूज़ करके बनाई है तो आप उसे किसी और क्लास के साथ इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, इनहेरिट का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। So final members are often used to define constant or to prevent further modification of a certain element in a program। जैसे कि अगर आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू है, ठीक है, 3.14 ही रहने वाली है वो, तो आपने क्या किया, उसे फाइनल कीवर्ड के साथ क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो आपको अगर आपको उसे बार बार चेंज नहीं करना तो आप उसका यूज़ कर सकते हो फाइनल कीवर्ड का। तो हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर इन जावा।
सो देखो कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दिया है कि हम जब भी अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि अपने आप कॉल हो रहा हो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड, बिल्कुल मेथड की तरह होता है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन अ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज क्रिएटेड, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन अ मेमोरी, ठीक है। तो आपका जो मेमोरी फॉर अ ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी होती है वो एलोकेट हो रही होती है, वो मतलब एलोकेट हो रही होती है जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है, इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। जिससे कि अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो अपने आप ये कुछ जो आपकी जो क्लास के अंदर कुछ आपके वेरिएबल्स होंगे उनको अपने आप वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास के नेम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो क्लास का नाम है, जैसे कि आपने क्लास बनाई शेप, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी शेप होना चाहिए। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिट रिटर्न टाइप। आपका जो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए उसका कोई एक्सप्लिट रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा आपके कंस्ट्रक्टर का। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज। इसमें से कोई भी आप कीवर्ड का यूज़ करके अपने जावा कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाओगे, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। कीवर्ड का इनमें से किसी का यूज़ नहीं करना, बस आपको क्लास का नाम लिखना है और आपको ब्रैकेट लगा के आपको मेथड की तरह बना देना है, ठीक है। फिर आपके दो टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिफ़ॉल्ट और एक होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट दोनों को हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ना मैं जल्दी से इसे हटा लेता हूँ कमेंट से। यहाँ पे मैं पहले से एग्जांपल लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर का। तो देखो यहाँ पे हमने क्लास बनाई हुई है कार, ठीक है। कार बनाई हुई है, कार क्लास तो आप बना ही लोगे, ठीक है। पब्लिक क्लास कार करके हमने कार बना ली। अब देखो कार के अंदर हमने कुछ इसमें वैल्यूज़ दी हैं। स्ट्रिंग दिया है पहले, उसमें लिखा है मेक, दूसरा लिखा है स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, फिर दिया है इंटीजर ईयर। ये हमने तीन चीज़ें दी हैं। अभी हमने इसको कोई भी देखो वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। अब देखो अगर हमें वैल्यू, अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम वैल्यू डिफाइन नहीं करते, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हों जो कि डिफ़ॉल्टेड इन वैल्यूज़ को मिल जाएँ, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हों जो डिफ़ॉल्टली इन वेरिएबल्स को मिल जाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, इसे पैरामीटराइज्ड को मैं कमेंट कर दूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना है, पब्लिक लिखना है ना। बस आपको एक्सेस स्पेसिफायर दिया और फिर आपको जो आपकी क्लास का नेम है, जो अभी क्लास का नेम है, कार है ना आपकी क्लास का नेम, तो आपने उसी नाम से एक मेथड बनानी है क्लास नेम से और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। कोई भी आपने पैरामीटर नहीं दिया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर आपने ब्रेसिस लगा के आपका जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मेक है तो आप इसको अननोन दे दिया आपने, मॉडल है उसको अननोन दे दिया, ईयर 0 दे दिया, ठीक है। ये आपकी डिफ़ॉल्टेड वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे अपना तो ये क्या होगा, अपने आप प्रिंट होंगी। तो सबसे पहले अपने आप मतलब इनिशियलाइज हो जाएंगी इसको। तो यहाँ पे हमने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, आप देख सकते हो कार, कार 1 न्यू कार, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर अब आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे car1 डॉट मेक को प्रिंट कराओगे, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमने ये जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कार 1 एंड न्यू कार, तो यहाँ पे जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ये अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कार मेक को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमने जो डिफ़ॉल्ट ऊपर दिया हुआ है वही प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं पैरामीटराइज्ड को भी हटा दूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखो ये देखो अननोन, हाँ अननोन आ रहा है, ठीक है। हमने अननोन दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने अननोन दिया हुआ है मेक को। अगर हम बिल्कुल सेम ऐसे ही हम मॉडल को भी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, मॉडल को भी प्रिंट कराएंगे तो मॉडल भी हमने अननोन दिया हुआ है तो अननोन ही प्रिंट होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे अननोन अननोन, ठीक है। अब देखते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जब आप वेरिएबल बनाओगे तो आपको बस उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखो हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, आपने दिया पब्लिक और बिल्कुल सेम आपका जो क्लास का नेम था आपने वही दे दिया। फिर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है स्ट्रिंग मेक, ठीक है, स्ट्रिंग मेक
और स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग ईयर, जो भी आपके पैरामीटर मतलब जो भी आपके वेरिएबल थे, जो भी आपके डेटा मेंबर्स थे, वो आपने यहाँ पे पैरामीटर में दे दिए, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है दिस डॉट मेक इज इक्वल टू मेक। दिस कीवर्ड हमारा यूज़ होता है जो कि आपकी करंट में जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वही उसी वैल्यू को आपको इनिशियलाइज करके देगा, ठीक है, उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, बस लिखना है दिस डॉट मेक इज इक्वल टू मेक, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। और आपने जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको होंडा सिविक और ईयर देना है अंदर ऑब्जेक्ट के। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ना देख के बताता हूँ। जैसे कि आपने न्यू बनाया, आपने कार लिखा, और कार के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ना क्या देना है, आपने देना है मेक, तो आपने होंडा दे दिया, ठीक है। और फिर क्या देना है, आपको देना है आपको सिविक, यानी कि आपका जो मॉडल है, ठीक है। फिर आपको देना है ईयर, तो ईयर है हमारा 2012, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज़ दे दी, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ये आपने दे दी। अब आप अगर ये जो कार टू डॉट मॉडल को अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपका कार टू डॉट मॉडल क्या आपका सिविक है, ठीक है। तो सिविक प्रिंट होना चाहिए। अब एरर आ रहा है यहाँ पे, अगर हम ये मैंने यहाँ पे आगे करना है इसे, और यहाँ पर हमें एक लगाना है सेमी कॉलन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं अब करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आएगा हमारा सिविक, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए होंगे, यही दोनों कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लेंदी हो गया तो दिक्कत मत लो यार, देखो इतना समझना ज़रूरी है। अगर आप इतना नहीं समझोगे तो पेपर में दिक्कत आ जाएगी। और नेक्स्ट से देखूंगा मैं कॉपी में नोट्स वगैरह बना के काम कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर आपको इसमें समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर में आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके रूल्स लिखने हैं, फिर आपको इसके टाइप्स लिखने हैं, फिर टाइप्स को अच्छे से डिफाइन करना है और उन सब के एक एक एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है।